हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। ठीक, मेरा नाम है रोहित राव गौतम और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब उसी के आगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 से क्या कहते हैं क्वेश्चन को बताया जाएगा। और जो क्वेश्चन बताने का या फिर समझाने का तरीका रहेगा वो हमारा पीपीटी के फॉर्म में होगा। पीपीटी का मतलब कि स्लाइड के रूप में। ठीक, आपको क्वेश्चंस के स्लाइड आते जाएंगे। क्वेश्चन मैंने पहले से लिख के सॉल्व कर रखे हैं टाइम बचाने के लिए, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन में जितने भी स्टेप यूज हुए हैं उसको समझा दिया जाएगा। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ठीक वहाँ पर लिख के बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ठीक, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब देखिएगा इधर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित, ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर बराबर, ठीक, ये आर बराबर आपको दिया है पी कॉमा क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा है बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। मतलब कि हमें जो रिलेशन दिया गया है, ठीक, वो हमें रिलेशन ये वाला दिया है कि आर बराबर जो हमें दिया है, ठीक, आर बराबर हमें दिया है पी कॉमा क्यू सच दैट ओपी बराबर ओ क्यू, मतलब कि मूल बिंदु से दूरी समान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में अब आगे देखते हैं। आगे अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी डज नॉट इज इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें तुल्यता संबंध दिखाना है। अब तुल्यता संबंध के लिए आपको बताया गया है कि अगर हमें तुल्यता संबंध दिखाना होगा तो उसके लिए हमें तीन कंडीशन देखनी पड़ती है। ठीक है, तीन जगह से उसको वेरीफाई करना पड़ता है। पहला जो हमारा रहता है, ठीक है, नंबर एक जो हमारी चीज रहती है वो रहती है कि स्वतुल्य हो, ठीक, नंबर दो सममित हो और नंबर तीन क्या हो, संक्रामक हो। तो अब यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक, यहाँ क्वेश्चन में आपको ये सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए आपकी तीन चीजें है ना, तीन कंडीशन आपकी जरूरी होती है। पहला वो हमारा स्वतुल्य होना चाहिए। ठीक है, स्वतुल्य मतलब कि हमारा क्या कहते हैं सिमेट्रिक होना चाहिए, सॉरी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन रहती है, ठीक, सेकंड कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन के अंतर्गत हमारा रिलेशन सममित होना चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन है, ठीक, थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है, संक्रामक की होती है। ठीक, कि हमारा क्या होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं कि जो चीज हमें स्वतुल्य सिद्ध करनी है, ठीक है, स्वतुल्यता। अब जरा देखिएगा इधर ध्यान से। तो स्वतुल्यता के लिए जो हमारा रिलेशन दिया, ठीक, रिलेशन हमारा क्या दिया, रिलेशन हमारा दिया आर बराबर, ठीक, यहाँ पे देखिए ये दिया आर बराबर पी कॉमा क्यू सच दैट ओ पी बराबर ओ क्यू। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। तो देखिए हमने क्या लिया, स्वतुल्यता में सबसे पहले रिलेशन उतारा। यहाँ पे ये जो रिलेशन दिया था, ठीक, इसको हमने नोट कर लिया है कि क्या है, आर बराबर पी कॉमा क्यू सच दैट ओ पी बराबर ओ क्यू। ठीक, ये चीज। अब इसके बाद देखिएगा स्वतुल्य के केस में क्या होता है कि दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट से रिप्लेस करना पड़ता है। मतलब कि यहां पर ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट, ये क्यू वाला एलिमेंट। ठीक, तो क्यू वाले को पी से रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर देखिए यहां पे हमने रिप्लेस किया पी कॉमा पी लिखा है। तो यहां पर ये जो ओ क्यू होता था, ठीक है, ओ क्यू की जगह भी आपका ओ पी आ जाएगा क्योंकि हमने दूसरे को पहले से रिप्लेस किया है। ठीक, तो यहां पर ये आपका क्या हो गया, ओपी बराबर ओपी। तो अब आपको पता है कोई भी चीज खुद के बराबर होती है, तो वही चीज हमने लिखा कि जो कि क्या है, सत्य है। इसलिए ये जो हमारा रिलेशन है ये कैसा होगा, ये हमारा रिलेशन स्वतुल्य होगा। ठीक, ये बात समझ में आई। चलिए अब स्वतुल्य के बाद अगला जो टाइटल है, ठीक है, वो हम देखते हैं सम्मित का। सम्मित के केस में देखते हैं क्या होता है। तो सम्मित रिलेशन में तो रिलेशन हमारा क्या दिया है, हमें पी और क्यू में रिलेशन दिया है कि ओपी बराबर किसके होगा, ओ क्यू के होगा। ठीक है, तो ओपी बराबर ओ क्यू के। तो सम्मित के कंडीशन में क्या करते हैं, सम्मित के कंडीशन में हम लोग दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट से रिप्लेस करते हैं। मतलब कि उनके जो स्थान है वो उसकी अदला बदली करते हैं। ठीक, स्थान की अदला बदली करते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे यहां पर आपको लिखा है कि P कॉमा क्यू, ठीक है,
P कॉमा Q, ये यहाँ पर हमें रिलेशन दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सममित के केस में Q कॉमा P में रिलेशन देखेंगे। तो जो रिलेशन हमें P कॉमा Q के लिए दिया होगा, अगर वो हमारा Q कॉमा P के लिए सही होगा, तब हम कहेंगे कि ये हमारा जो संबंध है वो कैसा है, वो सममित संबंध है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं अब। तो यहाँ पर अब देखिएगा, तो P और Q में हमें रिलेशन दिया OP बराबर OQ का। तो OP बराबर OQ के, अब जैसे यहाँ पे OP बराबर OQ लिखा है, तो इसको मैं OP बराबर OQ लिख पढ़ूँ या फिर OQ बराबर OP पढ़ूँ, बात तो एक है पड़ी है ना भाई। A बराबर B कहो या फिर B बराबर 1 कहो, बात तो एक ही है। तो भाई हमने यहाँ पे OP बराबर OQ बराबर OP लिख लिया, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जरा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर OQ बराबर OP लिखने पर Q वाला एलिमेंट पहले आ गया और P वाला एलिमेंट बाद में आ गया। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा कि दिस इंप्लाइज Q कॉमा P बिलोंग्स टू कहाँ से, R मतलब रिलेशन से। तो ये चीज भी हमारी सही ही है ना। तो क्योंकि चाहे OP बराबर OQ का हो या फिर OQ बराबर OQ बराबर OP का हो, बात तो एक ही है। ठीक, तो मतलब हमारा रिलेशन कैसा है, हमारा रिलेशन सममित है। अब बढ़ते हैं संक्रामक रिलेशन की तरफ। ठीक, तो संक्रामक रिलेशन में अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्लाइड नंबर 3 में। तो अब जरा देखिए, संक्रामक रिलेशन की बात करें तो संक्रामक रिलेशन में क्या होगा। तो इस संक्रामक रिलेशन में आपको पता है कि 3 एलिमेंट लेना पड़ता है। जैसे हम लोग ऐसे इन जनरल बात करें, A बराबर B होगा, B बराबर C होगा, तब हमारा A बराबर C के होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर 3 एलिमेंट ले लिए, जो सेट दिया गया होता है वहीं से एलिमेंट हमको उठाने पड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि P कॉमा Q कॉमा T, ठीक, P कॉमा Q कॉमा T किसी समतल में स्थित बिंदु है, क्योंकि समतल ही हमारा क्या कहते हैं कि सेट दिया गया है। तो हमने क्या लिखा, P कॉमा Q कॉमा T किसी समतल में स्थित बिंदु है। क्वेश्चन में आपका रिलेशन क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें रिलेशन ये दिया है कि P कॉमा Q बिलोंग्स टू कहाँ से है, R से है। ठीक, ये हमें रिलेशन क्वेश्चन में एज इट इज दिया है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक, समीकरण 1 मान लिया। अब इसके बाद जो हमारा Q कॉमा T है, ठीक है, P कॉमा Q के लिए हमने ये रिलेशन बना लिया, इसी प्रकार हम Q कॉमा T के लिए भी बना सकते हैं। तो ये पहला एलिमेंट दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो OQ बराबर OT लिख लिया हमने। ठीक, तो अब समीकरण 1 व 2 से अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक, तो समीकरण 1 व 2 से OP बराबर किसके है, OQ के है। ठीक, OP बराबर OQ के और OQ बराबर किसके है, OT के। तो मतलब A बराबर B, देखिए ये इसको A समझ लीजिए, इसको B समझ लीजिए, तो A बराबर B बराबर C, दिस इंप्लाइज क्या होगा, A बराबर C होगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि OP बराबर किसके होगा, OT के। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि OP बराबर किसके होगा, OT के। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेट कर रहा है ना, तो वही चीज़ हमने लिख दी है यहाँ पे कि P कॉमा T बिलोंग्स टू कहाँ से होगा, R से होगा। R मतलब जो हमें संबंध दिया गया है। तो इसलिए जो हमारा संबंध है वो कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब क्योंकि क्वेश्चन जो है स्वतुल्य भी हो चुका है, आपका सममित भी हो चुका है और संक्रामक भी हो चुका है, इसलिए ये जो दिया गया संबंध होगा वो कैसा संबंध होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक, ये बात क्लियर है। अब इसके बाद, ठीक, इसके बाद अब बात करें इसके सेकेंड पार्ट की। तो क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इज इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक, तो अब जरा देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए यहां पर क्या किया गया है, पहले 1 मिनट इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, है ना। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन में यहां पे क्या किया गया है कि जो हमारा इसका बी पार्ट है, ठीक, तो पहला फिगर देखते हैं हम लोग, जो हमने फिगर यहां पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, 1 मिनट यहां पे, ठीक, हाँ यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमने चित्र बना रखा है, ठीक, तो चित्र में ध्यान से देखिएगा, ये एक सर्किल है। ठीक, ये डॉट 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 जो है वो सर्किल है, और ओपी हमारा क्या है, ओपी यहाँ पर ये जो ओपी पॉइंट दिया गया, ठीक, ओपी रेखा दी गई, ओपी क्या है हमारा, इस सर्किल का रेडियस है, मतलब इस सर्किल की क्या है, त्रिज्या है। ठीक, अब इसको देखो, है ना, इसी के आधार पे सॉल्व किया गया है यहाँ पे। तो अब देखिएगा कि चित्र 1 से, फिगर 1 से मतलब कि चित्र 1 से, ये जो लिखा है FIG1 मतलब कि चित्र 1 से ओपी एक स्थिर दूरी है। अब आपको पता है कि किसी भी सर्किल में, ठीक, किसी भी सर्किल में बात करें कि जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, एक स्थिर दूरी होती है। ठीक, तो ओपी क्या है, हमारी एक स्थिर दूरी है। ये बात क्लियर। ठीक, तो ओपी स्थिर दूरी है तथा, ठीक, तथा बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु एक वृत्त के बिंदु पथ को
प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे बिंदु हैं, ठीक है, वो कैसा बिंदु है, एक वृत्त को प्रदर्शित करता है। क्योंकि देखिए ये डॉट डॉट बनाया गया था ना फिगर, ठीक, ये जो फिगर है ये हमारा डॉटेड था, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, ये जितने भी डॉट डॉट लाइन है, ये किसके पथ को प्रदर्शित करती हैं, एक हमारे सर्किल को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके बाद बिंदु पथ को प्रदर्शित करते हैं। अतः P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले, क्योंकि जो P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय होगा P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है, जिसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा, ठीक। तो यही चीज़ हमें थ्योरेटिकल रूप में यहाँ पे लिखनी थी। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक। तो ये यहाँ पर जैसे लैंग्वेज क्वेश्चन की लिखी गई है, ऐसे ही आपको अपने नोट्स में नोट करना है, ठीक। इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक। नहीं तो आप वीडियो रोक रोक कर भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ठीक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का स्लाइड। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, है ना, कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय कैपिटल A में R बराबर T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। मतलब त्रिभुज है, दो त्रिभुज आपको दिए T1 और T2, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल 1 जो है वो ट्राइंगल 2 के समरूप है, मतलब दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल R एक तुल्यता संबंध है, ठीक। तो इसमें भी हमें तुल्यता संबंध दिखाना है। इसके आगे सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले, ठीक है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ठीक है। तो ये भी हमें बताना है कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज हमारे संबंधित है, ठीक। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमें सेट दिया है क्वेश्चन में उसको हमने नोट कर लिया कि T1 में 3, 4, 5 भुजा, T2 में 5, 12, 13 और T3 में कितना है, 6, 8, 10 है, ठीक। इसको हमने नोट कर लिया। अब इसको नोट करने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य, ठीक, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट नोट किया। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको दिया था कि R बराबर T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि जब भी हम लोग स्वतुल्य रिलेशन चेक करेंगे तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि सेकेंड एलिमेंट को पहले एलिमेंट से रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो T2 है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा T2 है, तो T2 की जगह कौन लेगा, T2 की जगह T1 लेगा, ठीक। ये T2 की जगह कौन लेगा, T1 लेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, T1, T1 सच दैट T1 T1 के समरूप है। क्यों, क्योंकि कोई भी त्रिभुज खुद के समरूप होता है, ठीक। ये बात आपको बताई गई थी कि जैसे मान लीजिए कि एक ट्राइंगल है आपका, ठीक है, ये मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल अगर मैं कह रहा हूँ कि ये समरूप है, तो ये खुद के भी समरूप होता है, ठीक। कोई भी त्रिभुज है खुद के समरूप होगा, खुद के सर्वांग सम होगा। ये बात क्लियर। तो अब ये चीज़ हमारी सही है, तो मतलब हमारा रिलेशन कैसा हो गया, हमारा रिलेशन स्वतुल्य हो गया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अब अगले स्टेप पे, ठीक, जो कि हमारा है सममित का, ठीक है। सममित रिलेशन में देखते हैं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाएंगे, स्लाइड नंबर 5 पे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सममित रिलेशन। तो सममित रिलेशन में यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेटमेंट नोट किया गया है, ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम लोग देखेंगे। तो स्टेटमेंट में हमारे कहा गया है कि T1, T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के समरूप है। तो सममित में हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे की जगह पहले को लाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका लिखा है T1, T2, तो T1 और T2 में जो रिलेशन दिया है, अगर ये T2 और T1 में भी सही हो जाए, ठीक, T2 और T1 में भी सही हो जाए, तब हम क्या कहेंगे कि रिलेशन हमारा कैसा है, रिलेशन हमारा सममित है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, T1 T2 के समरूप है। तो अब यही चीज़ हम T2 और T1 में देखते हैं, मतलब कि एक दूसरे के स्थान की अदला बदली करते हैं। तो जब अदला बदली हमने किया यहाँ पे, तो T2, T1 सच दैट T2 T1 के क्या होगा, समरूप होगा, ठीक। क्योंकि अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो दूसरा त्रिभुज वो पहले त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे है। तो मतलब संबंध हमारा कैसा है, संबंध हमारा सममित है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, संक्रामक में, ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लोग तीन चीज़ों को हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं, ये बात भी आपको बताई गई है कि जैसे अभी तक हम लोग 2 में देख रहे थे, T1 और T2 में, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 में देखेंगे।
T1 T2 और T3, तो वही हमने मान लिया कि T1 T1 T2 T3 त्रिभुज है। पहला स्टेटमेंट T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, ये चीज़ आपको दी गई है। फिर यही चीज़ हम लोग स्थान की मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे, T2 और T3 में देखेंगे, तो T2 और T3 में भी यही रिलेशन होगा कि जो T2 त्रिभुज है वो T3 के क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पर देखो, अब अगर T1 T2 के समरूप है, मतलब कि T1 इज रिलेटेड टू T2, ठीक, और फिर T2 T3 के समरूप है, मतलब T2 इज रिलेटेड टू T3, तो यहां से हमें निष्कर्ष क्या निकला, यहां से हमें निष्कर्ष ये निकला कि T1 जो है वो T3 से भी रिलेटेड होगा, है ना, T1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू T3, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई कि T1 T3 में अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर ये जो T1 T3 इसमें हम देखें तो T1 T3 के समरूप होगा, अतः संक्रमक कैसा है, अतः संबंध कैसा होगा, संबंध हमारा संक्रमक होगा। तो अब क्योंकि ये तीनों जगह से पास हो चुका है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रमक भी है, इसलिए दिया गया संबंध कैसा होगा, स्वतुल्यता का संबंध होगा, ठीक। तो ये रहा इसका क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसका पार्ट नंबर बी देखते हैं। पार्ट नंबर बी में यहाँ पे क्या कहा गया है, तो पार्ट नंबर बी में आपको कहा गया है कि भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, ठीक। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे कि जो इस त्रिभुज में, ठीक, इस त्रिभुज की अगर बात करें तो जो इस त्रिभुज में इसका परपेंडिकुलर है, मतलब इसका लंब है, उसको मैंने सबसे कम वाली मानी, मतलब कि जो लंब वाली भुजा है उसको मैंने सबसे कम माना है। कर्ण तो सबसे बड़ा ही होगा त्रिभुज में, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी साइड होती है, और ये जो आधार है, ठीक, आधार को मैंने 4 लिया है। इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में, ठीक, इसी सीक्वेंस में सभी त्रिभुज यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, तो हमें ये बताना है कि T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। संबंधित का मतलब क्या होता है, वही जो हम लोग हाई स्कूल में करते आए हैं, ठीक है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे, क्योंकि त्रिभुज आपको समरूप दिया है, तो जिन दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा वो त्रिभुज संबंधित होंगे, नहीं तो संबंधित नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे देखो संगत भुजाओं का अनुपात हम लोग चेक करते हैं। तो पहला जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, पहला T1, तो T1 त्रिभुज के लिए हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि 3 इसका लंब वाली साइड और बटे यहाँ पे T1 और T3 में हम लोग देख रहे थे, ठीक। तो 3/6 ये यहाँ पे लिखा है, बराबर है 5/10 के, बराबर है 4/8 के, मतलब कि यहाँ पे इसका लंब इस वाले T1 त्रिभुज का लंब T3 त्रिभुज के लंब से कंपेयर कर लिया, इसका कर्ण और इसका कर्ण इससे कंपेयर कर लिया, इसका आधार और इसका आधार, ठीक, इससे कंपेयर कर लिया। तो सब जगह देखो आप, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तीनों जगह मुझे 1/2 ही मिलेगा। तो इसलिए T1 और T3 क्या है, परस्पर संबंधित होंगे। अच्छा, T1 और T3 क्यों संबंधित होंगे, क्योंकि यहीं पे बराबर रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक, बराबर अनुपात देखने को मिल रहा है। जबकि जो इसके ऊपर वाले बाकी दो हैं, जैसे T1 और T2 की अगर बात करें तो यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 5/13, यहाँ पे 4/12, ठीक है, अजीब सा रिलेशन है। यहाँ पे 3 से 5 नहीं कटेगा, 5 से 12 नहीं कटेगा। और जबकि पहले और तीसरे की बात करें तो 3/6, यहाँ तो 1/2 आ जाएगा, नहीं सॉरी, पहले दूसरे और तीसरे की 5/6 नहीं कटेगा, 13/10 नहीं कटेगा, 12/8 ये कट जाएगा, लेकिन वो 1/2 के बराबर नहीं आएगा, ठीक। तो इसलिए ये वाला जो हमारा क्या कहते हैं कि क्वेश्चन होगा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक, ये हमारा कैसा रिलेशन देगा, ये हमारा रिलेशन देगा आपका स्वतुल्य का, सॉरी, मतलब कि T1 और T3 क्या होंगे, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होंगे। यही क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 उठाते हैं, ठीक, स्लाइड नंबर 6। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है ना, मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय कैपिटल ए में R बराबर P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है। यहां पर ये जो रिलेशन आपको दिया, ठीक है, रिलेशन हमें क्या दिया कि P1 और P2 के भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। कहां पर समान है, समस्त बहुभुजों के समुच्चय में। बहुभुज क्या होते हैं, ठीक है, एक ऐसी आकृति, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं, ठीक, 2 या 2 से अधिक भुजाएं हों, वही हमारे बहुभुज कहलाते हैं। जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, ठीक, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे बहुभुज हैं, ठीक। तो रिलेशन हमें ये दिया है कि P1 P2 इस प्रकार के P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, ठीक।
अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे ये कह रहा है इस प्रकार से परिभाषित संबंध है एक तुल्यता संबंध, मतलब हमें तुल्यता संबंध को शो करना है, ठीक, इसको हमें सिद्ध करना है। 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजा ए के सभी अवयवों को समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक। 3 4 5 से संबंधित जो भी हमारे क्या कहते हैं कि समकोण त्रिभुज हैं उनसे संबंधित हमें अवयवों की संख्या निकालनी, ठीक, अवयवों को समुच्चय निकालना है। खैर पहले पार्ट में बात करते हैं, ठीक, नंबर 1 में जो कि हमें तुल्यता संबंध दिखाना है। तुल्यता संबंध अब आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि 3 चीजें हम लोग चेक करते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य जब चेक करेंगे तो स्वतुल्य में हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे एलिमेंट को पहले से रिप्लेस करते हैं। जैसे यहाँ पे P2 दिया है तो P2 की जगह कौन आएगा, P1 आएगा। तो P2 की जगह P1 आने पे अगर ये चीज हमारा क्या कहते हैं कि बात बन गई, मतलब कि कंडीशन हमारी सही है, तब हम कहेंगे कि स्वतुल्य है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि P2 की जगह P1 को रखा। तो P2 की जगह P1 रखने पर P1 P1 सच दैट अब P1 P1, तो P1 क्या है हमारा, एक ही कोई बहुभुज होगा, ठीक, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो, एक ही बहुभुज तो होगा, तो वो क्या करेगा, वो खुद को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो वही चीज यहाँ पर हिंदी में देखो लिख रखी है कि किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या स्वयं के भुजाओं की संख्या के बराबर होगी, ठीक। तो ये कंडीशन हमारा सही है, इसलिए हमारा संबंध कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका सम्मित, ठीक, सम्मित वाला रिलेशन देखते हैं। तो सम्मित वाले रिलेशन में देखेंगे, ठीक है, P1 P2 सच दैट कि ये हमें जो रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में, रिलेशन क्या दे रखा है कि P1 P2 इस प्रकार है कि P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, ठीक, P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम्मित में दूसरे को पहले से मतलब अदला बदली करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अदला बदली किया, P2 की जगह P1 आ गया और P1 की जगह P2 आ गया। तो स्थान की अदला बदली जब करेंगे तो पहले नंबर पे कौन है, P2 है, दूसरे P1 है। तो P2 तथा P1 के भी भुजाओं की संख्या समान होगी, क्योंकि P1 और P2 में मान लीजिए कि दो चीजें हैं आपके पास, एक मान लीजिए P1 है, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि P1 एक त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। P2 है, ये भी हमें भुजाओं की संख्या समान लेनी है, तो ये भी एक त्रिभुज ही होगा। तो देखिए मैं P1 और P2 बोलूं या P2 और P1 बोलूं, बात तो एक ही पड़ी ना। तो इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या होगा, सम्मित होगा, ठीक है, ये चीज क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला, ठीक है, नंबर थर्ड में, ठीक, नंबर थर्ड के लिए अगली स्लाइड पे हमें जाना पड़ेगा, स्लाइड नंबर 7 पे। चलिए नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है, संक्रमक रिलेशन। तो देखिए अब स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, अब संक्रमक भी हो जाएगा, है ना। तो संक्रमक में हम लोग 3 चीजें लेंगे, P1 P2 और P3। कहाँ से वो होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए जो भी हमें मतलब कि समतल दिया, ठीक है। तो समस्त बहुभुजों का समुच्चय यहाँ पे दिया है, तो वहां से हमने 3 चीजें मान ली कि ये 3 चीजें कौन है, P1 P2 और P3 हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे P1 P2, ये जो चीज दिया है उसको क्वेश्चन में एज इट इज उतारा गया, ठीक, इसमें कुछ नहीं किया गया कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। नंबर दो में हमने क्या किया, P2 और P3 में ये रिलेशन चेक किया, तो P2 तथा P3 के भी भुजाओं की संख्या समान होगी, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, अगर P1, ठीक है, P2 से रिलेटेड है ना, और P2, ठीक है, P3 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो P1 है उसको P3 से भी रिलेटेड होना पड़ेगा, ठीक। तो अगर ये बात सही है तब हमारा संबंध कैसा हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख रखी है कि P1 P3 सच दैट P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान होगी, अतः दिया गया संबंध कैसा है, संक्रमक है। तीनों जगह ये वेरीफाई हो गया, स्वतुल्य हो गया, संक्रमक हो गया, ठीक है, सॉरी स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रमक हो गया, इसलिए दिया गया संबंध कैसा होगा, तुल्यता संबंध होगा। अब ये तुल्यता संबंध है, सेकेंड पार्ट की बात करें, ठीक, तुल्यता संबंध तो हमारा सिद्ध हो चुका है। सेकेंड पार्ट में अगर बात करें तो सेकेंड पार्ट में हमें यह दिखाना है कि 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज से संबंधित, देखते हैं भाई 3 4 5 लंबाई की समकोण त्रिभुज की भुजा, है ना। तो 3 4 5, ठीक, एक मिनट, इसको जरा साफ कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिएगा, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 4 5 से संबंधित समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनेगा। सबसे बड़ी भुजा इसकी कर्ण हो जाएगी 5, ये मान लीजिए 3 है और ये मान लीजिए 4 है, ठीक। तो इससे संबंधित जितने भी क्या कहते हैं कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय हमें निकालना है। तो अब जरा देखिए
ये 3 4 5 वाली भुजा वाली, ठीक है, ये आकृति क्या है, ये आकृति एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है। तो इससे संबंधित जितने भी अवयव होंगे वो तो हमारे त्रिभुज ही होंगे ना। तो मतलब कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि जो बहुभुज होगा वो किस प्रकार का होगा, तो बहुभुज हमारा त्रिभुज होगा, क्योंकि 3 4 5 से संबंधित लंबाई के समकोण त्रिभुज से हमें पूछा गया। ठीक, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो मतलब इससे संबंधित जो भी अवयव होंगे वो हमारे त्रिभुज भी तो होंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर किसी स्टेप में दिक्कत है तो एक बार आप वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अगली स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 14 हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में, ठीक है, एक्स वाई तल में समस्त रेखाओं का समुच्चय कैपिटल एल है और एल में आर बराबर, ठीक है, यहाँ पर देखिए आर बराबर जो रिलेशन दिया L1 कॉमा L2 सच दैट L1 L2 के समांतर, मतलब कि लाइन जो पहली लाइन है, ठीक है, वो दूसरी लाइन के क्या है, दूसरी लाइन के समांतर। ठीक, क्वेश्चन में आपको ये दिया गया रिलेशन द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक, हमें तुल्यता संबंध दिखाना है, ठीक, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले पहला देखते, ठीक, पहला पार्ट देखते। तो पहला पार्ट में जो कि हमें दिखाना है कि यहाँ पे तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो फिर से तुल्यता संबंध में तीन चीज, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक, है ना, तीन चीज हमें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य देखते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में रिलेशन दे रखे हैं, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में रिलेशन दे रखे हैं, रिलेशन हमें ये दे रखे हैं कि आर बराबर कैसा है, आर बराबर है L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब जो रेखा 1 है, ठीक है, रेखा L1 है, वो L1, मान लीजिए रेखा L1 है, ठीक है, ये रही रेखा L1 और ये रही रेखा L2, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, ऐसा हमें क्वेश्चन में रिलेशन दे रखे हैं। ठीक, अब जरा देखिए पहले पार्ट में सेकेंड एलिमेंट को पहले से रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो ये जो L2 है ना, L2 को किससे रिप्लेस किया जाएगा, L2 को रिप्लेस करेंगे हम लोग L1 से। तो यहीं पे हमने लिखा है यहाँ पे कि L1 कॉमा L1 सच दैट क्या होगा, L1 इज पैरेलल टू L1, मतलब दूसरे को हमने पहले से रिप्लेस किया तो L2 की जगह कौन आएगा, L2 की जगह L1 ही तो आएगा। तो L1 एक यहाँ पे पहले से था, दूसरे की जगह कौन आ गया, L1 आ गया। अब आपको पता है कि कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है। ठीक, तो इसलिए हमने लिखा कि जो कि क्या है, सत्य है। ठीक, तो मतलब कि ये कंडीशन हमारी सही है ना, इसलिए संबंध कैसा हो जाएगा, संबंध हो जाएगा हमारा सुतुल्य। अब देखते हैं सम्मित में। तो सम्मित के कंडीशन में क्या करते हैं कि दूसरे की जगह पहले को लाते हैं और पहले की जगह दूसरे को लाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए जो हमें रिलेशन दे रखा है, रिलेशन हमें क्या दे रखे हैं, रिलेशन हमें दे रखे हैं कि L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक, अब हमने क्या किया कि यहां पर L2 की जगह L1 को रखा और L1 की जगह L2 को रखा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे L1 था तो यहाँ पे L2 आ गया और L2 था तो L1 आ जाएगा। तो मतलब L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, जो कि सही है। कैसे सही है, इधर देखिएगा, एक रेखा ये रही L1 नाम है, एक रेखा ये रही L2 नाम है। ठीक, इसका नाम L1 लाइन 1 और इसका नाम लाइन 2। तो मैं ये कहूं कि L1 समांतर L2 के है, ठीक है, या फिर L2 समांतर L1 के है। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इसलिए संबंध हमारा कैसा है, संबंध हमारा सममित है। ठीक है, सममित हमारा हो चुका है। अब देखते हैं यहां पर संक्रमक संबंध। ठीक है, संक्रमक संबंध कैसे होगा, चलिए पहले वो देख लेते हैं। एक मिनट इसको साफ कर दें। ठीक, चलिए अब संक्रमक देखते हैं ना। तो संक्रमक के कंडीशन में यहां पर हम लोग तीन रेखाएं मानी है, क्योंकि हमें यहाँ पे तीन चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, L1 L2 और L3। तो ये हमने जो सेट दिया गया है वहीं से माने। तो एक्स वाई तल में ये दिया गया है तो एक्स वाई तल में हमने तीन रेखाएं मान ली। ठीक है, एक्स वाई तल का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई तल का मतलब यह हुआ आपका हुआ कि एक्स वाई तल में तीन रेखाएं कैसे मानी, तीन रेखाएं ऐसे मानी। ठीक, अगले स्लाइड में इसको दिखाते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पे, तो एक्स वाई तल में हमने तीन रेखाएं मानी है ना, ये कुछ इस तरीके से, ये रहा हमारा, है ना, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, ये रही हमारी वाई एक्सिस। ठीक, तो तीन रेखाएं हमने, एक रेखा ये मानी, दूसरी रेखा ये मानी और तीसरी रेखा ये मानी। इसका नाम L1, इसका नाम L2
और ये वाली जो रेखा, ठीक है, ये वाली रेखा, इसका नाम हमने L3 लिख लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि L1 समांतर है L2 के, है ना, क्वेश्चन में ये चीज़ आपको दे रखे हैं। L2 समांतर L3 के, ठीक है, ये चीज़ भी हमने उसी हिसाब से निकाल लिया, क्योंकि L1 L2 समांतर तो L2 L3 समांतर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली रेखा, मतलब कि कलर चेंज करके बताते हैं, ठीक है, इससे, है ना, अगर ये वाली रेखा इसके समांतर है, मतलब पहली रेखा दूसरी के समांतर है, और ये वाली रेखा इसके समांतर है, दूसरी रेखा तीसरी के समांतर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पहली रेखा होगी ये तीसरी के समांतर होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखें कि दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3, है ना। तो अब देखिए तीनों जगह से ये चीज़ वेरीफाई हो गई, तो इसका मतलब संबंध कैसा हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो अब अगर संबंध संक्रामक हुआ तो अब ये तीनों जगह से वेरीफाई ना, तो इसलिए ये संबंध कैसा हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, यही हमें शो करना था। ये रहा पहला पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकेंड पार्ट में हमें ये कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक, इसको भी समझाते हैं अच्छे से, है ना। पहले इसको थोड़ा साफ कर दें यहाँ पे। ठीक, अब देखिए ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि y बराबर 2x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं रेखा आपको दी गई है, y बराबर हमें दिया है 2x प्लस 4। इसकी शकल कैसे दिख रही है, इसकी शकल दिख रही है y बराबर mx प्लस सी की जैसी। तो y बराबर mx प्लस सी की रेखा आपको अच्छे से याद है कि ये कुछ ऐसे होती है, ठीक है, ये मूल बिंदु से होकर जाती है। ये चीज़ जो होती है ये इसका स्लोप होता है, ठीक है, m होता है, और m बराबर ये किसके होता है, tan थीटा का होता है। ठीक, m बराबर किसके होता है, tan थीटा का होता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो चीज़ हमें दी गई है, ठीक है, ये किस रूप में दिया गया है, ये हमें स्लोप इंटरसेप्ट रूप में दिया गया। ठीक, तो y बराबर 2x प्लस 4 जो लाइन दी गई है ये हमें कैसा दिया है, ये 2x क्या हो गया, 2x इसका स्लोप हो गया, मतलब ढाल हो गया। तो इससे संबंधित रेखाएं क्या होगी, देखो ये चीज़ तो आपकी फिक्स होगी ना, ये जो हमें यहाँ पे दिया गया 2x, है ना, 2x तो हमारा क्या होगा, 2x तो फिक्स होगा। बदलेगा क्या, बदलेगा ये हमारा +4। तो +4 मतलब इससे संबंधित रेखाएं क्या हो जाएगी कि हम अलग अलग मान यहाँ पे रखते चले जाए और अलग अलग हमें वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या रखा, +c रखा। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए इससे संबंधित रेखा की अगर बात करें तो इससे संबंधित रेखा क्या हो जाएगी, इससे संबंधित रेखा हमारी ये होगी कि जैसे y बराबर 2x प्लस 4 की बात करें तो y बराबर mx प्लस सी की लाइन यहाँ से जाती है, अगर c का मान 0, तो y बराबर 2x प्लस 4 की लाइन कहाँ जाएगी, y बराबर 2x प्लस 4 की लाइन मान लीजिए यहाँ से ऐसे कुछ पास होगी। ठीक, कुछ इस प्रकार से ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी हमारी हो जाएगी 4,0। तो हम क्या करेंगे कि ये जो y अक्ष पे, ठीक है, y अक्ष पे जो हमें इंटरसेप्ट मिल रहा है 4 का, ठीक है, इसको हम लोग चेंज करते जाएं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक चीज़ मान ली, सी मान ली कि भाई y बराबर 2x प्लस सी जो होगा, ठीक है, यही समस्त रेखाओं का समुच्चय होगा। अब c क्या है, c एक कोई भी अचर है। ठीक, अलग अलग c का मान हम रखते चले जाएंगे तो अलग अलग हमें रेखाएं मिलते चली जाएगी। जैसे c का मान जब 0 रखेंगे तो यहाँ से एक रेखा पास कर जाएगी। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए c का मान हमने 2 रखा तो ये 2 वाली रेखा यहाँ से पास कर जाएगी। ठीक, तो इस तरह बहुत सारी रेखाएं आपकी होंगी, है ना। तो यही चीज़ हमारा क्या हो जाएगी, यही चीज़ हमारा हो जाएगा इससे संबंधित रेखा। ठीक, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना, कहाँ गया ये। ठीक है, ये आपका रहा, है ना, कि y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित जो रेखाएं हैं, है ना, y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाएं क्या होगी, y बराबर 2x प्लस सी होगी। ठीक, जहाँ c क्या है, c कोई समुच्चय का मान रखता है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, अगला क्वेश्चन, माना समुच्चय 1 2 3 4 में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, r बराबर 1,2। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो रिलेशन दिएगा 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, ठीक, ऐसे करके हमें रिलेशन दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल R है। तब हमें क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस मैंने नहीं लिख रखे हैं, ठीक है, ऑप्शंस आप लोग किताब में से देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर रखा है ना। हमें बताना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, क्या क्या चीज़ है ना। इस रिलेशन के आधार पे ये हमें समुच्चय दिया है और इस रिलेशन के आधार पे हमें ये चीज़ बतानी है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे
कि इसका स्वतुल्य वाला रिलेशन चेक करते हैं। ठीक, तो स्वतुल्य रिलेशन में जितने भी यहाँ पर एलिमेंट दिए हैं सबका अगर खुद से इमेज मिले तब हमारा रिलेशन कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। तो अब जरा देखिए, खुद का खुद से यहाँ पे संबंध होना चाहिए, तो खुद का खुद से संबंध होने के लिए यहाँ पर हमारा 1,1 भी अवेलेबल है। ठीक है, 3,3 है, 4,4 है और 2,2 भी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चारों चीज़ है। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे कि 2,2, 1,1, 4,4 और 3,3 सभी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो मतलब कि यहाँ से क्या निष्कर्ष करना है, निष्कर्ष ये निकला क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट दिए हैं सबका खुद से इमेज बन रहा है, तो मतलब दिया गया संबंध हमारा कैसा है, दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य तो चलिए हो गया। अब बात करते हैं सम्मित की, सम्मित होगा कि नहीं। तो सम्मित के लिए हमें क्या पता है, सम्मित के लिए हमें ये पता है कि अगर मान लीजिए ए कॉमा बी कोई भी अवयव हो, ठीक है, कोई भी रिलेशन हो, तो अगर बी कॉमा ए में भी वो रिलेशन हमारा दिया गया हो तब तो ये सम्मित होगा, नहीं तो सम्मित नहीं होगा। तो अब जरा देखें यहाँ पे, जैसे हम लोग पहला एलिमेंट उठाते हैं यहाँ पे 1,2, ठीक, 1,2 दिया है, तो 1,2 अगर दिया है तो अगर क्वेश्चन में 2,1 भी दिया होगा तब हमारा रिलेशन कैसा होगा, तब हमारा रिलेशन मतलब हम कह सकते हैं कि ये सम्मित होगा। और भी जगह चेक करनी पड़ेगी लेकिन कम से कम इतना तो दिया ही हो। तो अब जरा ढूंढो यहाँ पे 1,2 के सापेक्ष क्या यहाँ पे 2,1 दिया है, 2,2 है, 1,1 है, 4,4 है, 3,3 है, सॉरी 1,3 है, 3,3 और 3,2 है, लेकिन 2,1 कहीं भी नहीं है। तो वही चीज हमने लिखा है कि संबंध सम्मित नहीं है क्योंकि 1,2 से संबंधित अवयव 2,1 नहीं है। और हमें क्या है, हमें तो एक ही जगह ढूंढना है जहां पर मामला फेल हो, तो ये हमें मिल चुका है, तो इसलिए हमें ये हमारा संबंध क्या सा होगा, ये हमारा संबंध सम्मित नहीं होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले रिलेशन की, संक्रमक की। संक्रमक चेक करते हैं संक्रमक है कि नहीं। ठीक, तो संक्रमक के लिए जितने भी यहाँ पे एलिमेंट दिए, ठीक है, सबका खुद से मतलब कि होना चाहिए। कैसे, संक्रमक में क्या करते हैं, संक्रमक में मान लो 3 एलिमेंट दिए हैं कि ए अगर बी से संबंधित है, बी अगर सी से संबंधित है, तो यहां से हमें यह रिलेशन मिल जाए कि अगर ए सी से संबंधित हो जाए तब हमारा रिलेशन कैसा होगा, तब हमारा रिलेशन कैसा होगा, संक्रमक होगा। तो वही चीज अब यहां पे देखिए, यही चीज यहां पे अब समझाने की कोशिश की गई है कि यहां ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तभी ये हमारा होगा। मतलब कि ए कॉमा बी अगर आर से रिलेटेड है, बी कॉमा सी अगर आर से रिलेटेड है, तब यहां पर अगर क्या कहते हैं कि ए कॉमा सी जो है, ठीक है, ए कॉमा सी जो है अगर वो भी आर से रिलेटेड हो जाए तब हमारा संबंध कैसा होगा, तब हमारा संबंध संक्रमक होगा। तो ए बी और सी में देखिए ये चीज पॉसिबल है, ए बी और सी में देखिए ये चीज पॉसिबल है, तब इस हमारा संबंध कैसा होगा, संक्रमक होगा। क्यों होगा, समझो यहां पे ध्यान से। जो हमें यहां पे रिलेशन दिया गया है, ठीक है, एक मिनट, हम ये रहा स्लाइड नंबर 9, ठीक है, जो यहाँ पे हमें रिलेशन दिया गया उसको जरा ध्यान से समझना कि ये हमारा संक्रमक कैसे हुआ। तो संक्रमक होने के लिए सबसे पहले 1,2, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया, ठीक है, 1,2। अब देखिए ये कहाँ से खत्म है, 2 से खत्म है, तो 2 से ही हम लोग दूसरा एलिमेंट ढूंढेंगे जो कि चालू हो। तो 2,2, 1,2, 2,2, दिस इंप्लाइज 1,2 एलिमेंट हमारा होना चाहिए। तो देखिए 1,2 यहाँ पर दिया ही है ना, ये बात समझ में आई। क्योंकि अगर 1 को हम ए माने और 2 को बी माने, तो देखिए ए कॉमा बी कहाँ से है, आर से है, बी कॉमा सी ये भी आर से, दिस इंप्लाइज, ठीक है, दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी कहाँ से होना चाहिए, आर से होना चाहिए, जो कि हमारा सही है। ठीक, तो मतलब इसके लिए तो हमारा मामला सही हो गया। बाकी एलिमेंट के लिए भी चेक करके देख लेते कि कहीं पे मामला फेल तो नहीं हो रहा है। ठीक, तो बाकी एलिमेंट में अगर हम देखेंगे तो अब जरा देखो ध्यान से। ठीक, बाकी एलिमेंट में अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए मैं 1 वाला एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, तो ये मैंने लिया 1,1, एक से खत्म है, एक से चालू होने वाला एलिमेंट यहां पर मुझे दिख रहा है 1,3, 1,3 दिख गया। तो देखिए यहां पर इसका 1 और इसका 3 रिलेट होना चाहिए क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए का मतलब 1,3 भी आर से बिलोंग होना चाहिए। तो देखिए 1,3 है ना यहाँ पे, ये रहा 1,3। तो इसी प्रकार जितने भी एलिमेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे चेक करके, आप लोग भी चेक करके देख लीजिएगा, सबके इमेज मुझे आर में मिल जाएंगे। तो सबके इमेज अगर मुझे आर में मिले तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया संबंध है, ठीक, दिया गया संबंध कैसा है, संक्रमक है।
तो मतलब दो जगह ये वेरीफाई हुआ, ठीक, स्वतुल्य है और संक्रमक है लेकिन सममित नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, इसका आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ये बात समझ में आई। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 भी यहीं पे लिखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपका 2020 में आ चुका है ना, किसी सेट में आया था। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि माना समुच्चय कैपिटल एन में, ठीक, माना समुच्चय कैपिटल एन में आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए बराबर आपको दिया है, ठीक है, ए बराबर जो रिलेशन दिया है बी माइनस टू, है ना, ए बराबर हमें दिया है बी माइनस टू, और साथ ही यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बी है, ठीक है, जो हमारा बी है वो कैसा है, 6 से बड़ा होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है ना, बी जो है ये 6 से बड़ा होना चाहिए, यही क्वेश्चन का आधार है। ठीक, इसी पे क्वेश्चन बनेगा। द्वारा संबंध आर है, तब हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन इन्होंने खोल दिए, ठीक, और इनमें से ये पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन उठा के चेक करते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड उठाते हैं। कभी भी अगर क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप ऑप्शन के थ्रू भी खेल सकते हैं ना। ऑप्शन आप एक एक करके चेक करिएगा, इसमें से जो सही है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब जरा देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, 2,4 बिलोंग्स टू आर, है ना। तो पहले ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिया 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो ये आंसर आपका वैसे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कह रखे हैं, क्वेश्चन में ये कहे हैं कि बी जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 6 से, ठीक है, बी जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो अब जरा देखिए ध्यान से, बी जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर बी मतलब ये जो 4 है, क्या ये 4 6 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है ना। तो ये जो 4 है हमारा 6 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये मामला तो यहीं पे फेल हो गया, मतलब कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले की। अगला ऑप्शन उठाते हैं, है ना। तो अगले ऑप्शन में यहाँ पे हमने उठाया 3,8 बिलोंग्स टू आर। तो 3,8 बिलोंग्स टू आर में यहाँ पर तो मामला सही है, क्योंकि ये जो 8 है वो 6 से बड़ा है, ठीक, 8 हो 6 से बड़ा है, यहाँ पर मामला सही है। लेकिन जो पहला रिलेशन दे रखे हैं, ठीक है, रिलेशन हमें क्या दे रखा है, रिलेशन हमें ये दे रखा है कि ए बराबर किसके, बी माइनस टू के। तो ए का मतलब कौन, ए का मतलब है यहाँ पे 3, ठीक, ए का मतलब है यहाँ पे 3, और बी का मतलब कितना है, 8। तो अब जरा देखिए 3 बराबर, ठीक है, 3 बराबर क्या 6 माइनस 8 हो सकता है, सॉरी बी माइनस टू, बी का मतलब 8 माइनस 2, क्या 3 बराबर 8 माइनस 2 हो सकता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि 8 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो क्या 3 बराबर 6 को होगा, नहीं होगा, ठीक, ये चीज़ आपकी नहीं होगी। तो इसलिए जो हमारा संबंध है, ठीक, यहाँ पर फेल हो गया मामला, मतलब कि ये वाला भी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो चुका है। ठीक, दूसरा ऑप्शन भी हमारा रिमूव हो गया। ठीक, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी की। तो ऑप्शन नंबर सी अगले स्लाइड में दे रखा है, ठीक है, ठीक, स्लाइड नंबर 11। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी में अगर हम लोग चेक करें तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया है कि 6,8 बिलोंग्स टू आर। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो 8 है ये 6 से बड़ा है, ठीक है, 8 हमारा 6 से बड़ा है, ये चीज़ तो हमारी सही है, ठीक है, यहाँ पर मामला सही हो गया। दूसरा, ए बराबर किसके होना चाहिए, बी माइनस टू के। चेक करो यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान है 6 बराबर, ठीक है, बी माइनस टू, बी माइनस टू मतलब कि 8 माइनस 2, तो 8 में से 2 गया 6, तो 6 बराबर किसके, 6 के। ये चीज़ 100% सही है ना। तो इसका मतलब कि जो हमारा आंसर वो किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो क्लास ये जो एक्सरसाइज है आपकी इस प्रकार से कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, पीपीटी का सहारा लिया गया है, बोर्ड पे नहीं समझाया गया, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर हम लोग बोर्ड पे करते तो इसमें कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाते हैं ना, इतने क्वेश्चन करने में, लिखने में, समझाने में। इसलिए यहाँ पर थोड़ा एडवांस तरीका अपनाया गया है। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और बाकी इसके आगे एक्सरसाइज 1.2 और उसका इंट्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।